हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एच टी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर डीडीयू में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। और इसका सब्जेक्ट कोड था PHY 303 और सब पेपर का नाम था क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन था द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड अ बॉक्स इज प्रोपोर्शनल टू। तो हम जानते हैं कि एनर्जी वन डायमेंशनल बॉक्स के केस में प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। तो ई एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो पहले का सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन सेकंड क्या पूछा था कि बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन। तो हाइड्रोजन एटम के केस में हमारा जो 5 स्पेक्ट्रा मिलता है उनमें से पहला जो होता है लाइमर सीरीज, वो मिलता है आपका यूवी रीजन में, जबकि दूसरा होता है आपका बामर सीरीज, वो मिलता है आपका विजुअल रीजन में। तो यहाँ पे बामर सीरीज के बारे में पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, विजुअल रीजन। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट द एरर इन द मेजरमेंट इज ड्यू टू। तो इसमें होता है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो थर्ड का बी करेक्ट ऑप्शन है। मैटर वेव वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व बाई। तो मैटर वेव ध्यान रखिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली वर्ड यूज़ किया है। तो बहुत से बच्चों ने डिब्रॉगली क्वेश्चन लगाया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने ड्यूजन्स एंड जर्मन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? द ग्रूव वेलोसिटी ऑफ अ मैटर वेव इज। तो ग्रूव वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैटर वेव आर। तो मैटर वेव जो होता है वो शो करता है डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है कि एनी टू आइगन फंक्शंस बिलोंगिंग टू अनइक्वल आइगन वैल्यू ऑफ अ सेल्फ ज्वाइंट ऑपरेटर आर। तो यहाँ पे λ1 इज नॉट इक्वल टू λ2, then in such case the operators are orthogonal to each other। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन सी है। आइगन वैल्यू ऑफ सेल्फ ज्वाइंट ऑपरेटर इन द केस ऑफ व्हेन in the case where the λ1 is equal to λ2, in such case the eigen value is real। तो करेक्ट ऑप्शन 8 का सी होगा। Now discuss the next questions. 9. Schrodinger wave equations become an eigenvalue equation for a time dependent Hamiltonian operators। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। द एनर्जी ऑफ एक्सरे डिपेंड अपॉन। तो दिस डिपेंड अपॉन ऑन द एक्सलरेशन वोल्टेज। तो 10 क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। 11 की बात करेंगे। द स्पिन क्वांटम नंबर रिफर टू। तो स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग दिखाता है। तो 11 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। क्वेश्चन 12 की बात करेंगे तो कहा है इसमें इन द स्पेक्ट्र ऑफ एल्कली मेटल द डबल सेपरेशंस डिक्रीजेज विथ। तो डबल सेपरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। तो 12th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 क्वेश्चन कर रहा है द टर्निंग इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन ए है। विच क्वांटिटीज इज सेड टू बी डीजनरेट व्हेन एच साई एन इक्वल टू ई एन साई एन। तो आइगन वैल्यू बिकम्स डीजनरेट। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। 15 की बात करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव वाज सजेस्टेड बाई। तो कॉन्सेप्ट आपको डी ब्रॉगली ने दिया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 15 का बी होगा, डी ब्रॉगली। ट्रांजिशंस रूल्स फॉर द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर। तो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो ट्रांजिशन रूल है तो डेल्टा एल इक्वल टू +-1 और डेल्टा वी इक्वल टू भी होता है +-1। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 16 का करेक्ट ऑप्शन सी है। 17 की बात करेंगे तो सम ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज आल्सो हर्मिशियन ऑपरेटर। सो 17 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए। 18 की बात करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा, इसमें कौन सा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए हम लोग जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू h/4 या h कट करते हैं हम लोग। एक पढ़ते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर इक्वल टू h/4 होता है। एक होता है आपका
डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो इस क्वेश्चन में पहला तो गलत है क्योंकि लेस देन इक्वल टू दिया है। दूसरे क्वेश्चन में ई तो दिया है लेकिन डेल्टा फाई दिया है, तो यहाँ डेल्टा टी होना चाहिए था, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू एच कट। तो इसमें 19 पूछा था, करेक्ट एक्सप्रेशन इज डी ब्रॉगली इक्वेशन के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन होता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 19 का डी करेक्ट ऑप्शन है। ए एंड बी दो आपके क्या है, नॉन कम्युटेटिव टू सेल्फ ज्वाइंट ऑपरेटर है, सेल्फ ज्वाइंट ऑपरेटर देन, तो यहाँ पे दे रहा है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इन सच केस ए बी डैश डिरैग इक्वल टू ए बी, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if there exists more than the one eigenfunction corresponding to eigenvalue, then the eigenvalue is said to be degenerate। तो 21 का करेक्ट ऑप्शन बी है। मोमेंटम ऑपरेटर के केस में पूछा था, इसमें कौन सा मोमेंटम ऑपरेटर के लिए फॉर्मूला होगा, तो माइनस आई एच कट इंटू ग्रेडियंट, तो सो करेक्ट ऑप्शन 22 का बी है। इसी तरीके सेम पूछा था वेलोसिटी ऑपरेटर की बात किया है, तो वेलोसिटी ऑपरेटर के लिए होता है एच कट आई एम इंटू डेल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। 23 का ए करेक्ट ऑप्शन है। 24 की बात करेंगे, द ऑपरेटर डेल स्क्वायर इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर, 24 का करेक्ट ऑप्शन बी है। अब हम डिस्कस करते हैं 25 का, द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन इज, तो स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन साई स्क्वायर जो होता है वो बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन बी है। 26 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू, तो यहाँ पे जो है एल एक्स इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए रहा, तो एल एक्स है और इसकी वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर, पोजिशन ऑपरेटर है वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस केस में आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी एल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स इंटू वाई स्क्वायर कॉमा है सॉरी एल एक्स कम्यूट करेगा एल जेड स्क्वायर के साथ, तो इस केस में सेम है ऑपरेटर केस में, तो जीरो आता है इसकी वैल्यू। इनमें दो आएंगे, एक आएगा आपका आई एच कट जेड वाई प्लस आई एच कट वाई जेड, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपका, इसमें दो आते हैं हाँ वाई जेड, फिर आ जाएगा माइनस आई एच कट, इसके लिए भी दो आएंगे, दोनों माइनस आएंगे, आई एच कट वाई जेड माइनस आई एच कट वाई जेड वाई, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्टेंट इसकी वैल्यू जीरो आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन 26 का ए है। 27 की बात करेंगे, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन स्पेस मस्ट बी, तो नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन ही होता है डेल्टा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई इंटू साई स्टार डीटाऊ इज इक्वल टू 1 होता है, तो यूनिटी होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है 27 का। 28 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन, तो ऑप्शन बी स्टर्न एंड गार्लेच एक्सपेरिमेंट, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन 28 का बी है। 29 की बात करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजेनरेसी ऑफ एन एनर्जी लेवल्स विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, तो मैक्सिमम डिजेनरेसी होता है 2n स्क्वायर, तो 29 का करेक्ट ऑप्शन सी है। फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इस क्वेश्चन को अभी डाउट में है, इसमें ग्राउंड स्टेट तो सिंगलेट होता है लेकिन एक्साइटेड स्टेट मल्टीप्लेट होता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मेरे अनुसार से तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो 31 की बात करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल विद द आर्बिटल क्वांटम नंबर इज एल, तो उस केस में होता है 2l प्लस 1, सॉरी 2 इंटू ब्रैकेट में 2l प्लस 1, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 6, पी के केस में एल की वैल्यू 1 होता है, तो चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 6, सेम तरीके से आप डी में देखेंगे 10 आएगा, तो 31 का करेक्ट ऑप्शन सी है। 31 के बाद हम 32 की बात करेंगे, ऑल द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन द डाइपोल इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एल्ड, तो आपके इस केस में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा होता है, रमन आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, और यहाँ पे आपका पोलराइजेशंस होता है, डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इसमें पोलराइजेशंस के कारण रमन इफेक्ट दिखता है आपकी। 33 की बात करेंगे, सोडियम एटम्स हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन
तो इस केस में आपसे पूछ रहा है इसका ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम। तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s1 होता है। s1 टर्म सिम्बल्स हमारा ग्राउंड स्टेट के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है 2s+1 Lj। यहाँ पे पहले हम L फाइंड करेंगे, तो s के लिए L की वैल्यू होती है, L की वैल्यू s के लिए अगर हम स्मॉल l की बात करेंगे तो 0, उस केस में टर्म सिंबल हम यूज़ करते हैं, तो s के लिए कैपिटल S यूज़ करते हैं। अब निकालेंगे हम लोग 2s+1 की वैल्यू, 2s की वैल्यू स्मॉल s की वैल्यू 1/2+1 है, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो कैपिटल S यहाँ से निकालेंगे 2s+1 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2। तो टर्म्स आ जाएंगे कैपिटल S 2, और j की वैल्यू जो होता है वो l+s से लेके l-s तक होता है, मॉड ऑफ l-s तक। चूँकि l की वैल्यू 0 है तो इसलिए s की वैल्यू 1/2 ही रहेगी, तो यहाँ पे 1/2, तो सो टर्म सिंबल इज 2s 1/2। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन डी है। 34 की बात करेंगे, द करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस इज d/dt इंटू प्लस डेल्टा जे इक्वल टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन बी है। 35 की बात करेंगे तो द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर विच श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड आर द कॉल्ड आइगन वैल्यू। उस केस में हम आइगन वैल्यू कहते हैं उसको। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन बी है। 36 की बात करेंगे, द अनेसन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 36 का। द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो हमारा एनर्जी होता है वो n+1/2h इंटू न्यू होता है। 0 पॉइंट एनर्जी की बात करेंगे तो n की वैल्यू 0, तो E0 की वैल्यू आ जाएगी 1/2h न्यू, मतलब 0.5h इंटू न्यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। 37 का डी करेक्ट ऑप्शन है। 38 की बात करेंगे तो ए के लिए मोजले लॉ में जो ए कांस्टेंट होता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 39 की बात करें, एक्सरे प्रोड्यूस when elements of higher atomic numbers bombarded by the high energy of electron। तो हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा के हम एक्सरे रेज प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। 39 की बात करते हैं, 39 के बाद आता है 40 में जी की वैल्यू पूछ रहा है। तो जी के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं 3/2 प्लस s+1 माइनस l+1 डिवाइड बाई द 2j+1। तो इस टर्म सिंबल्स में पहले हम फाइंड आउट करेंगे s की वैल्यू। तो 3p1 के लिए हम s की वैल्यू बात करेंगे तो 2s, ये पूरी वैल्यू 2s+1 के बराबर होता है, तो 2s+1 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 1। सेम p की बात करेंगे, p के केस में l की वैल्यू होती है p के लिए 1, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 इंटू 1 3/2 तो आपका है, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, -1 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई द 2, जे की वैल्यू भी आपका 1 ही यहाँ पे है, तो 1 इंटू 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, 2 में से 2 माइनस जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आएगा 3/2, तो आंसर हो जाएगा 3/2। 40 की बात करेंगे, द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे तो पोटेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1/2k इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोलिकल इन नेचर, तो ये इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो हार्मोन 41 का बी करेक्ट ऑप्शन है। वैल्यू ऑफ एल वैल्यू ऑफ फॉर द स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट आपको एक टर्म्स दिया है, टर्म सिंबल ग्राउंड, इस टर्म्स के लिए आपको एल की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2d3/2 यहाँ से कंपेयर करेंगे 2s+1 एल जे, हमें एल पूछ रहा है तो एल के केस में, डी के केस में एल की वैल्यू 2 होती है, एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है। सेम इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे तो 42 का करेक्ट ऑप्शन सी था। 43 की बात करेंगे, द सिलेक्शन रूल फॉर द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन डाइपोल ट्रांजिशंस इन द सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। तो सिलेक्शन रूल ऑर्बिटल के लिए होता है डेल्टा एल इक्वल टू +-1, सो करेक्ट ऑप्शन इज 43 का सी। 44 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, ध्यान रखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी के बढ़ते हुए कम रखना है, सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। तो जिस भी टर्म्स के लिए 2s+1 की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे देखिएगा बी ऑप्शन को देखेंगे, 3f2 दिया है, 3d2 दिया है और d2 दिया है। तो यहाँ पे देखिए 2s+1 की वैल्यू ज़्यादा है तो इन दोनों की एनर्जी इससे कम होगी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी हो गई। अब जब दोनों 2s+1 की वैल्यू जब बराबर हो जाती है तब हम एल की वैल्यू को देखते हैं,
जिसके लिए एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे एफ के लिए एल की वैल्यू जो होती है 3 होती है, जबकि डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 44 का बी करेक्ट ऑप्शन है। 45 की बात करेंगे, एन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट वी गेट। तो फोर्थ ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम्स में फोर्थ ऑर्बिट से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो सेकेंड ऑर्बिट में मिलता है बामर सीरीज। तो बामर सीरीज तो मिलेगा, बट कौन सा, 3 से अगर 2 आएगा तो फर्स्ट लाइन मिलेगा, और 4 से 2 पे आएगा तो सेकेंड लाइन मिलेगा, तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो 45 का करेक्ट ऑप्शन डी है। 46 की बात करें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी रिटेन है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एच कैप इंटू साई इज इक्वल टू ई इंटू साई होता है। इसको लिख सकते हैं एच कैप साई माइनस ई इंटू साई इज इक्वल टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन 46 का ए है। 47 की बात करें, फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द। तो इंफ्रारेड के केस में जो दो वाइब्रेशनल लेवल्स होता है वो छोटे छोटे रोटेशनल लेवल से सेपरेट होता है। तो इस केस में जो होगा, जब एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन में जाएगा तो रोटेशन भी होगा और वाइब्रेशन भी होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो जब भी आईआर स्पेक्ट्रम्स में मिलता है, हमें दोनों रोटेशनल के साथ साथ वाइब्रेशनल के साथ साथ रोटेशनल भी मिलता है। तो इसका 47 का करेक्ट ऑप्शन सी है। 47 के बाद पढ़ेंगे 48 का, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कर रहा है तो स्टार्क इफेक्ट होगा। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड होता तो जमन इफेक्ट हो जाता है, तो जीमेन इफेक्ट हो जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो 48 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 49 की बात करें, एलएस कपलिंग अकर्स। तो एलएस कपलिंग मिलता है हमें लाइटर एलिमेंट के केस में, जबकि हैवियर एलिमेंट होता है तो वहाँ पे जाता है जे कपलिंग। 50 की बात करेंगे, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इस प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो उस केस में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में दो कॉन्सिक्यूटिव लाइनों के बीच का गैप हमेशा कांस्टेंट होता है, वो होता है 2b। तो यहाँ पे होगा 2 इक्वली स्पेस्ड लाइन होते हैं, और उन हर स्पेस्ड लाइनों के बीच का जो गैप होता है इट इज शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज दिस इज इक्वल टू 2b। तो 50 क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।